नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक विशेष समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और आपको बता दें स्पोक एनिमेशन पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया। ये पुरस्कार उन सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और आर्थिक तथा सामाजिक योगदान के लिए विशेष योग्यता दिखाई है। वहीं स्वतंत्रता के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समावेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। वहीं राष्ट्रपति ने समारोह में ये भी रेखांकित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम न केवल व्यावसायिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में भी देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वही असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज राजभवन में आपको बता दें ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने राज्यपाल का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सालों तक अनेक उतार चढ़ाव और हिंसक संघर्ष झेले हैं, लेकिन अब ये क्षेत्र शांति, विकास और समग्र प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पुराने समय में ये राजभवन मेघालय के राज्यपाल का कैंप ऑफिस हुआ करता था और असम के राज्यपाल का निवास क्षेत्र भी वहीं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। वहीं अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस नए राज्यपाल निवास के लोकार्पण पर बधाई दी और कहा कि ये भवन अब असम की प्रगति और विकास के अनुरूप तैयार किया गया है। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य लोग और विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जितनी ऐतिहासिक और रोमांचक है, इतनी संघर्ष की गाथा भी है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष, ये सब को झेलते 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 आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी, जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी ने बताया, एक जमाने में आसाम का गवर्नर साहब मेघालय में विराजते थे और ये इनका कैंप ऑफिस हुआ करता था। मैं मुखी साहब जब गवर्नर थे तब यहां आया था एक बार। मैं कई राज्यों के गवर्नर के निवास पर गया हूं। मुझे थोड़ा मन में कसक और कटक दोनों था कि आसाम के गवर्नर का निवास असम के गवर्नर के अनुरूप नहीं है, परंतु आज मैं असम सरकार के मुख्यमंत्री और असम के गवर्नर दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप गवर्नर निवास का आज यहां पर निर्माण होकर लोकार्पण हो रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासी वर्ग का अपमान करती आई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार निशाना बनाने का कारण यही है कि वे ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि दिन रात बिना थके और लगातार काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और राजद ने राजनीतिक मंच से गालियां देना निंदनीय है। सीएम ने कहा कि इस हरकत की जितनी आपको बता दें निंदा की जाए वह कम है। बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है
ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का, उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। तो वही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच गए। ये शिखर सम्मेलन न सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति को भी नई दिशा देगा। जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई द्विपक्षीय वार्ताओं और महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ रही है। ये यात्रा न सिर्फ भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रदर्शित करती है बल्कि वैश्विक मंच पर देश की ताकत और सहयोग की प्रतिबद्धता को भी सामने लाती है। जापान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और एससीओ सदस्य देशों के साथ सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस यात्रा से भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्रीय स्थिरता में अहम योगदान मिलेगा। साथ ही ये यात्रा वैश्विक साझेदारी और आपसी सहयोग की भावना को भी नया आयाम देगी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सूझबूझ और दूरदर्शिता इस शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को और प्रभावशाली बनाएगी। जापान यात्रा के माध्यम से भारत ये संदेश भी देगा कि वैश्विक मंच पर सहयोग, विकास और शांतिपूर्ण संबंध ही हमारी प्राथमिकता है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य की कूटनीतिक दिशा तय करेगा। जैसे जैसे समिट आगे बढ़ेगा, हमें उम्मीद है कि भारत की सक्रिय भागीदारी से क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक शांति को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत के वैश्विक नेतृत्व को और मजबूत करेगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को और ऊंचा उठाएगी। एससीओ समिट में भारत की भागीदारी न केवल कूटनीति का संदेश है बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार भारत की वैश्विक पहचान भी है। इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से जापान के साथ व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने और चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और जोर दिए जाने की संभावना है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक और शुल्क संबंधी नीतियों के चलते भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में कुछ खटास आ गई है। यात्रा पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आशा जताई कि ये विदेश दौरा देश के हितों और प्राथमिकताओं को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जापान और चीन की यात्राएं न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को मजबूत करेगी बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी। अपनी 29 से 30 अगस्त की जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। यात्रा के पहले दिन होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में जापान द्वारा भारत में अपने निवेश को दोगुना करने की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर साइन होने की संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने जापान यात्रा पर जाने से पहले कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा देना है। पिछले 11 सालों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने निरंतर प्रगति की है। हम न केवल आर्थिक और निवेश सहयोग को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती उद्योगिकों में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये यात्रा भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी। यात्रा के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन
शहर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्साहित हूँ। उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिंग से होने की संभावना है, जहां दोनों नेता पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद उत्पन्न तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान इकोनॉमिक को संबोधित करते हुए भारत और जापान के 11 सालों के बेहतरीन कारोबारी रिश्ते के बारे में बताते हुए इसे और आगे ले जाने की बात कही। उन्होंने जापानी कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान मिलकर विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने जापानी निवेश को भारत में निमंत्रण देते हुए कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया के लिए उत्पादन किया जा सकता है। जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा केवल एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने तक सीमित नहीं है। ये भारत की वैश्विक कूटनीतिक नेतृत्व और रणनीतिक सोच का संदेश है। SCO समिट में उनकी सक्रिय भागीदारी न केवल भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की ताकत और प्रभाव को भी नई ऊंचाई तक ले जाएगी। ये यात्रा दिखाती है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए जिम्मेदार, सहयोगी और मजबूत साथी बनकर उभरा है। जापान से लौटकर ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत की ताकत, उसकी दूरदर्शिता और वैश्विक दृष्टिकोण अब और भी स्पष्ट और मजबूती से सामने आए हैं। SCO समिट की यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व, सम्मान और रणनीति की नई कहानी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता हासिल की है। उन्होंने बताया कि भारत अब विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्दी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी ने कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में $40 अरब से अधिक निवेश किया है, जिसमें से $30 अरब सिर्फ पिछले 2 वर्षों में निजी निवेश रहा। उन्होंने भारत और जापान की साझेदारी को मेट्रो और मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में आपसी विश्वास का प्रतीक बताया। पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है।
यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी, और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य निर्वाचन आयोग के नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन राज्य निर्वाचन आयोग के कामकाज को और अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मौजूदा अतिथियों से कहा कि लोकतंत्र की मौजूदगी के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और नए भवन के निर्माण से आयोग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएगी। वहीं शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, चुनाव आयोग के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नाथ ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का क्षेत्र युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने का भी मार्ग है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने भी मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए और खेलों के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर खेल प्रेमियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित, आपको बता दें, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को खेल दिवस की हार्दिक बधाई दी और कहा कि ये दिन हमें खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पुष्कर सिंह धामी ने मेजर ध्यानचंद को शत-शत नमन किया, जिन्होंने अपनी लाठी के जादू से पूरी दुनिया को भारत के खेल कौशल से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक खेल शक्ति बनने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इस प्रयास में उत्तराखंड ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कमर कस ली है। और आशा करता हूं कि खेल और खेल भावना सदैव हमारे समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। ये खेल दिवस
हमें हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी स्टिक के जादू से पूरी दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया। मेजर ध्यानचंद जी के जादुई खेल से भारतीय हॉकी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ स्वर्णिम इतिहास रचा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य रुद्रप्रयाग, चमोली और राज्य के अन्य जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद तुरंत सुनिश्चित की जाए और नुकसान का आकलन करते हुए सभी आवश्यक समाधान तैनात किए जाए। वहीं उन्होंने मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार स्थिति में तेजी से बदलाव हो सकता है कहा। साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रशासन को हर समय सतर्क रहना चाहिए ये भी कहा। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों से कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपको बता दें बचाव दलों के साथ मिलकर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा या खतरा न्यूनतम हो। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिव्यांग माता के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक बहस और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी भी नेता या उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शालीनता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की और कहा कि बिहार की जनता अपने फैसले सोच समझकर करेगी। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणियों से केवल राजनीतिक का स्तर गिरता है और ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, मारो और तोड़ो, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर सकता है और विपक्ष और सरकार के बीच सियासी टकराव को और भी तेज कर सकता है। इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो आगामी चुनावी माहौल पर भी असर डाल सकता है। तो वहीं पटना में कांग्रेस कार्यालय में के सामने आज राजनीतिक तनाव देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। वहीं स्थानीय लोगों और प्रशासन के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुआ था, लेकिन बाद में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और दोनों पक्षों को आपको बता दें समझाया भी। साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों मानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर ऐसी घटनाएं राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस और राजद की मतदाता अधिकार यात्रा में अब नेताओं और का समर्थन मिलने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी इस मतदान अधिकार यात्रा में भाग लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये यात्रा आगामी चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों के लिए एक साझा मंच और संदेश का काम करेगी।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये 8 जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। इन जिलों में पटाखों का उत्पादन, स्टोर करना, बेचना, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और जलाना पूरी तरह से मना है। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का खतरा स्तर, हवा में जहरीली गैस बढ़ने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर यह प्रतिबंध लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति या दुकान नियम दोबारा तोड़ेगी तो उससे अतिरिक्त 5,000 रुपए जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं पोलैंड में एक खतरनाक हादसा हुआ है। पोलिश एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान आग की लपटों में घिर गया। यह हादसा पोलैंड में होने वाले एयर शो की रिहर्सल के दौरान हुआ। सूचना के अनुसार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई। विमान हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।